चिकित्सा एवं स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा पे बोलने का अवसर दिया। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जब इस बार बजट पेश किया गया था तो मेरे विधानसभा क्षेत्र की जनता को बहुत सी उम्मीद थी, क्योंकि उनको आदत पड़ गई थी पिछले 5 वर्षों में कि लगातार हर बजट में नौहर का नई नौहर के गांव का नाम भी आ रहा था। इस बार भी उन्हें उम्मीद थी कि बजट में बहुत से नौहर के नाम आएंगे, घोषणाएं होंगी, लेकिन शायद वो क्षेत्र की जनता ये भूल गई थी कि इस बार सरकार बदल चुकी है और ये जो सरकार अब आई है ये संकीर्ण सोच की सरकार है, ये छोटी सोच की सरकार है, ये भेदभाव करने वाली ये सरकार है। इस सरकार का नजरिया सबको समानता से देखने का नहीं है। जिस तरह से हमारे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पूरे प्रदेश की जनता को एक समान नजर से देखने का काम किया और सभी विधानसभा क्षेत्रों में अनेकों अनेक सौगात देने का काम किया। आप पता नहीं मुझे कब किस टाइम बिठा दे, इसलिए पहले मैं मेरे नौर विधानसभा क्षेत्र की मांग मैं माननीय मंत्री महोदय से करूंगा, क्योंकि जिस तरह से माननीय सभी विधायकों ने मंत्री महोदय की तारीफ की कि वास्तव में एक बहुत बड़े दरिया दिल है इनका, ये जिंदा दिल इंसान है, तो मुझे भी लगा क्यों न मैं पहले मेरे क्षेत्र की समस्या इनके बारे सामने रख दूं। हो सके कि आने वाले पूरक बजट में कुछ मांग हमें भी मिल जाए, क्षेत्रवासियों को मिल जाए। मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि मेरे शहर में एक शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, जिसे दानदाताओं के द्वारा वो एक बिल्डिंग का निर्माण कार्य करवाया गया था। करोड़ों रुपए की वो जमीन है। जब उस हॉस्पिटल का आपकी तत्कालीन सरकार में खुला था, मातृ एवं शिशु रोग के रूप में उसमें इकाई शुरू हो रही थी, लेकिन बाद में वो केंद्रीय सरकार के द्वारा वो योजना बंद कर दी गई। तो मेरा आपसे निवेदन है कि उसको शहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में क्रमोन्नत किया जाए, जिससे कि भामाशाह दानदाताओं का प्रेरणा मिले और आगे जाके भविष्य में भी उनके पे पैसा खर्च के। मेरा राजकीय उप जिला चिकित्सालय पूर्व की सरकार में हुआ, जहाँ 100 बेड में वो क्रमोन्नत हुआ। मेरी आपसे मांग है, वापिस बता दो, वो मैं लिख के दे दूंगा बाद में, 150 बेड में क्रमोन्नत करने की मैं मांग करता हूं, क्योंकि मेरे विधायक बनने से पहले मात्र 50 बेड का वो हॉस्पिटल था और उसमें भी वो मात्र 47% की ऑक्यूपेंसी थी। लेकिन जब ये 100 बेड में क्रमोन्नत हुआ, अन्य चिकित्सा सुविधा उसमें उपलब्ध हुई, तो आज वो 80% से ज़्यादा की ऑक्यूपेंसी उस स्थिति में है, जबकि वहाँ पे आंखों का ऑपरेशन थिएटर नहीं है, हड्डियों के काम नहीं हो रहे और उस बिल्डिंग का निर्माण कार्य चालू है। तो मेरी आपसे मांग है कि उप जिला चिकित्सालय को 100 बेड से 150 बेड में क्रमोन्नत किया जाए। हमारे उप जिला चिकित्सालय में रोजाना 2000 मरीजों की ओपीडी है, लेकिन 300 डिलीवरी हर महीने उस राज्य के चिकित्सालय में होती है। वहाँ सोनोग्राफी की जांच की मशीन नहीं है। ये भी मेरा निवेदन है कि सोनोग्राफी की जांच की मशीन उपलब्ध कराएं। अगर मशीन नहीं तो मैं विधायक कोटे से देने के लिए तैयार हूँ। आप वहाँ पे सोनोग्राफी के लिए डॉक्टर की उपस्थिति करें, स्थापित करें, जिससे कि इलाज हो सके। मेरे उप जिला चिकित्सालय में 10 करोड़ रुपए से उस बिल्डिंग का निर्माण कार्य चालू है, लेकिन भारत सरकार की गाइडलाइन है कि उप जिला चिकित्सालय के लिए 40 करोड़ रुपए व्यय करने होते हैं। तो मेरा आपसे निवेदन है, शेष राशि है वो स्वीकृत की जाए, जिससे कि उप जिला चिकित्सालय का भवन बन सके। मेरे क्षेत्र में जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पल्लू और फेफाना है, जो उप तहसील भी है, उसको 30 बेड से बढ़ाकर 50 बेड का किया जाए। मंदरपुरा, कुइया, धानसिया जो पीएससी है उसको सीएससी में क्रमोन्नत किया जाए। मालासर, जबरासर, थालड़का, दलपुतपुरा, रायसिनपुरा उप स्वास्थ्य केंद्र को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में क्रमोन्नत किया जाए। और नौहर में आंखों का डॉक्टर तो है, उप जिला चिकित्सालय होने के बावजूद वहाँ ऑपरेशन थिएटर आंखों के सामग्री की वहाँ जरूरत है, तो उसकी पूर्ति की जाए। और मेरा एक आपसे निवेदन है कि उन हॉस्पिटलों में भारी भरकम बिजली का बिल आता है, जहां नई नई बिल्डिंगें बन रही है उसमें सोलर प्लांट की भी स्थापना की जाए। और जिस तरह से पूर्व माननीय बहुत से सदस्यों ने सफाई का मुद्दा उठाया, सफाई इस वजह से भी नहीं हो पाती कि उन हॉस्पिटलों में सरकार के द्वारा सफाई का बजट बहुत ही कम दिया जाता है और उससे आगे बढ़कर वो सफाई के में खर्च नहीं कर पाते। तो अब सफाई का बजट भी मैं बढ़ाने की आपसे करता हूँ। माननीय सभापति महोदय, माननीय बहुत से सदस्यों ने बड़ी बड़ी बातें की। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि पिछले 34 वर्षों में 15 वर्ष कांग्रेस का शासन काल रहा और 19वां साल भारतीय जनता पार्टी के शासन काल का चल रहा है। लेकिन जब जब भी चिकित्सा की बात आई, क्योंकि भूखे को रोटी, प्यासे को पानी, मरीज को दवा देना सबसे बड़ी सेवा होती है, और वो व्यक्ति दलित का, कमजोर का, गरीब व्यक्ति का दर्द वही समझ सकता है जिसने धरातल पर रहकर काम किया हो। लेकिन जब भी कांग्रेस की सरकार सत्ता में आई, सबसे पहले हमारे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने निःशुल्क दवा योजना लेकर आए।
जिससे कि राजस्थान के मरीजों को बहुत राहत मिला। हम उस गरीब व्यक्ति के दर्द को देखें जिसके जेब में 100 रुपए नहीं होते, अगर उसके घर में बीमारी आ जाती है, उसकी जमीन जायदाद सब उनको गिरवी रखना पड़ता है, वो कर्ज के नीचे डूब जाता है। और उससे आगे बढ़कर उन्होंने मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना लेकर आए, और उससे आगे बढ़कर 25 लाख की मुख्यमंत्री चिरंजीवी बीमा योजना लेकर आए, जो पूरे देश के अंदर उस योजना को सराहा गया। और इसके साथ साथ मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना भी लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लेकर आए, क्योंकि वो गरीब का दर्द जानते थे, गरीब की समस्या को जानते थे। वो ये चाहते थे कि राजस्थान प्रदेश की जनता को किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होनी चाहिए, प्रत्येक उसके मरीज तक उसकी दवा मिलनी चाहिए, उसकी जांच निःशुल्क होनी चाहिए, अगर कोई दुर्घटना होती है तो उसमें भी उनको पैसा मिलना चाहिए। ये बड़ी सोच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की थी। आज बातें कर रहे थे कोरोना काल की, बातें कर रहे थे देश के प्रधानमंत्री की कि कोरोना काल में प्रधानमंत्री जी ने क्या किया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि देश के प्रधानमंत्री ने कोरोना काल में क्या किया। उन्होंने काम किया उस संकट की घड़ी में जो एक पूरे विश्व के अंदर प्राकृतिक आपदा आई थी, और उस माननीय प्रधानमंत्री जी ने सांसदों के कोटे को फ्रीज करने का काम किया। 76 की जनता तड़प रही थी, लेकिन सांसद के पास पैसा देने के लिए नहीं था। वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा, चाहे मेरा पूरा खजाना खाली क्यों ना हो जाए, मैं मेरे राजस्थान की जनता को तड़पता हुआ नहीं देख सकता। और जो भी नियमों में राहत देने का काम किया, जिससे विधायक अपने विधायक कोटे के पैसे से क्षेत्र की जनता को सेवा करने का काम किया, और पूरे देश की राजस्थान की जनता से यह आह्वान किया। माननीय सभापति महोदय, पहले मैंने शुरू पहले कहा था, आप टाइम देख लीजिए, मेरा 12 मिनट का समय 5 मिनट हुए हैं। ये आप नाइंसाफी सदन से इस शासन से न करें। अरे मैं आपको एक आईना भारतीय जनता पार्टी की सरकार का, कांग्रेस शासन काल का। एमएलए साहब आप 1 मिनट, आप गलत सूचना रिकॉर्ड पे जाने दे रहे हैं। सांसदों का कोटा लैप्स नहीं हुआ था, फ्रीज कर दिया वो था। सारा का सारा प्रधानमंत्री ने अपने हाथ में लेके कोरोना में लगाया था। आप गलत तथ्य क्यों दे रहे हैं? आप गलत तथ्य क्यों दे रहे हैं? मेरे को मात्र हमने भी विधायक कोटा कोरोना में लगाया, उन्होंने सांसदों का कोटा कोरोना में लगाया। गलत तथ्य क्यों दे रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उसके बाद 5 साल कांग्रेस की सरकार थी। आपकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में क्या किया? आपने मात्र 7 उप स्वास्थ्य केंद्र खोले। हमारी कांग्रेस की सरकार ने 1674 सब सेंटर खोलने का काम किया। आपकी सरकार ने मात्र 60 पीएससी से सीएससी करने का काम किया। कांग्रेस के शासनकाल ने 353 पीएससी से सीएससी करने का काम किया। आपके कार्यकाल में न तो कोई उप जिला चिकित्सालय खुला, न कोई जिला चिकित्सालय खुला, लेकिन कांग्रेस के शासनकाल में 65 उप जिला चिकित्सालय, 27 जिला चिकित्सालय खोलने का काम किया। आपने मात्र 1 सैटेलाइट हॉस्पिटल खोलने का काम किया। वही कांग्रेस के शासनकाल में 13 सैटेलाइट हॉस्पिटल खोलने का काम किया। आपने मात्र 865 बेड को बढ़ाने का काम किया। वही हमारे कांग्रेस शासनकाल में 11,700 बेड बढ़ाने का काम पिछली सरकार में हुआ। आपके प्रधानमंत्री जहां ताली बजवा रहे थे, थाली बजवा रहे थे, वही कांग्रेस के हमारे नेता उन घरों तक भोजन पहुंचाने का काम कर रहे थे, दवाई पहुंचाने का काम कर रहे थे, ऑक्सीजन पहुंचाने का काम कर रहे थे। चार्टर्ड प्लेनों से बंबई से दवाइयां मंगाई गई, जिससे कि हमारे मरीजों को दवाई मिल सके। और आपकी भारतीय जनता पार्टी की जहां सरकारें थी, वो रेमडेसिविर इंजेक्शन 50,000 में मिल रहा था, वो हमारे मुख्यमंत्री ने नौर के प्रदेश के अंतिम छोर तक उस इंजेक्शन को निःशुल्क पहुंचाने का काम मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किया। यह फर्क है आपकी सरकार में और कांग्रेस की सरकार में। पैर में मोच और छोटी सोच व्यक्ति को आगे बढ़ने नहीं देती। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं, दरिया दिल रखिए, बड़ा दिल रखिए, क्योंकि मेरे विधानसभा क्षेत्र में भी 1 लाख वोट भारतीय जनता पार्टी को मिले थे। वो भी आज आपकी तरफ देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमारे लिए कुछ ना कुछ घोषणा करेगी, लेकिन आपने कुछ भी नौहर को नहीं देकर या आपके कार्यकर्ताओं का मान करने का आपने काम किया। इसलिए मैं आप सबसे ये निवेदन करता हूं, और पूर्ववर्ती सरकार के द्वारा जो संविदा रूल्स 2022 के तहत एनएचएम के कार्यकर्ता संविदा कर्मियों को नियमित करने का जो 4518 पद सृजित किए थे, मैं आपसे निवेदन करता हूं उन सीएम सेवा नियमों को बनाने की कार्रवाई करें, जिससे कि उन बेरोजगारों को रोजगार मिल सके। और जो सीएचए ने हमारे कोविड के टाइम में जो काम किया था, उनको भी आप आने वाले